जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्स। चर्चा करते हैं बजट के बारे में। द बजट 2024-25। जनरली आप लोगों ने सुना है कि जो इंडिया का बजट है वो फरवरी मंथ जो होता है उसके अभी वर्तमान में फर्स्ट वीक में आता है। बट नाउ इट इज इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड दैट इज ऑल्सो इन द लास्ट वीक, क्योंकि ये वाला जो बजट है ये एक फुल बजट नहीं है, बल्कि इसे हम इंट्रीम बजट जो है उस नाम से जानते हैं। इंट्रीम बजट इसलिए क्योंकि इस वाले साल में हमने देखा था कि हमारे लोकसभा इलेक्शन थे और उस लोकसभा इलेक्शन के कारण जिस साल इलेक्शन होता है उसमें साल में दो बार बजट आता है। एक आता है आपका फर्स्ट पार्ट में इलेक्शन से पहले, देन नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद। अभी जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम मोदी 3.0 के नाम से जानते हैं, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना बजट जो है वो पेश किया और इस बजट पेश करने के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का, जो इससे पहले मोरारजी देसाई जो है वो होल्ड करते थे। बिना बेसिक या चीजों में जाए हम आज के बजट की बार का जो बजट है उस बजट को देखते हैं कि क्या प्रोविजन जो है वो लेकर आए हैं, क्या क्या नए इनिशिएटिव्स हैं और किस हिसाब से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेसिक अगर देखें शुरू करते हैं दैट वी आर डिस्कसिंग द की फीचर्स ऑफ द बजट। ठीक है, जो बजट में क्या है की फीचर्स दे रखे हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस बजट के बारे में देखा जाए तो इसका प्रिपरेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो बजट डिवीजन है उस बजट डिवीजन ने किया है। ठीक है, इसका जो मेन जो प्रिपरेशन है उसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। विद दैट यू कैन एक्सप्लेन दैट कि अभी वर्तमान में भारत के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो एडवाइजर कौन है। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं द रोड मैप ऑफ आवर परस्यूट ऑफ विकसित भारत। अभी हमने एक संकल्प लिया है, वो संकल्प किसका है? वो संकल्प है विकसित भारत का। अभी हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में हमारा जो मेन प्रायोरिटी एरिया है वो प्रायोरिटी एरिया है विकसित भारत, और उसी के आधार पर बात करते हैं। जब चर्चा जातिवाद को आकर बढ़ी तो मोदी जी ने 4 जातियों का बोला कि वो दौर अलग था जब आपने ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र में देश को डिवाइड किया था या लोगों को डिवाइड किया था। अभी अगर उसी ऑक्यूपेशन के आधार पर देखा जाए तो हमारे यहाँ 4 मेजर कास्ट है, जिसमें कौन है? तो एक है किसान, ठीक है, जिसे हम अन्नदाता के नाम से जानते हैं। दूसरा है गरीब, जिसे हम पुअर कहते हैं, या महिला, ठीक है, वुमन, और यूथ, दैट इज द युवा। तो टोटल अगर देखा जाए तो 4 कास्ट है, एक फार्मर, पुअर, वुमेन्स एंड यूथ, और इन्हीं 4 लोगों के आधार पर क्या बनाया गया है, इनको ध्यान में रखते हुए हमारा जो बजट है उसको प्रिपेयर किया गया है। जब बजट प्रिपेयर किया गया उसकी थीम डिसाइड की गई तो उसको 4 सेक्शंस में थीम में डिसाइड किया। सबसे पहला जो मेजर फोकस दिया गया वो फोकस दिया गया एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, तो प्राइमरी फोकस किस पे दिया गया? एम्प्लॉयमेंट पे। इस पे फोकस देकर गवर्नमेंट ने अपने जो आइडिया या डेटा था, जिसमें वो अलग अलग जो डेटाज जो अलग अलग फर्म निकाल रही थी बेरोजगारी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, उस पे एक कितना एक एक्सेप्टेंस ला दिया है। और अब की बार प्रायोरिटी में अगर किसी को रखा तो वो रखा एम्प्लॉयमेंट को। सेकेंड प्रायोरिटी दी इस एम्प्लॉयमेंट को फुलफिल करने के लिए, दैट इज स्केलिंग। ठीक है, किस तरह से हम लोगों का जो स्किल है उसको डेवलप कर पाए और क्या उसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। थर्ड जो दिया गया वो एमएसएमईज पे दिया गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की बैकबोन के नाम से जाने जाते हैं। तो जो थर्ड मेजर फोकस था वो किस पे दिया गया? वो दिया गया एमएसएमईज पे। एंड द फोर्थ वाज द मिडिल क्लास, ठीक है, विच कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। तो अगर 4 जातियों के आधार पर अगर बजट का थीम रहा, सो दे आर द 4 थीम: एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईज और मिडिल क्लास। बजट को प्रिपरेशन जब भी किया जाता है तो कुछ प्रायोरिटीज जो हैं वो प्रायोरिटीज सेट की जाती है, और इसी तरह से प्रायोरिटीज कब भी सेट की गई, अब की बार का जो बजट बनाया जा रहा था उस बजट में भी। तो जो विकसित भारत है उस विकसित भारत की प्रायोरिटी में सबसे पहला जो प्रायोरिटी दिया गया वो दिया गया एग्रीकल्चर को, एंड दैट इज ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड रिसाइलेंस इन एग्रीकल्चर, कि किस तरह से किसानों की जो समस्या है उनको खत्म किया जा सके। अगर आपको याद हो दोस्तों तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसान जो है वो एक बड़ा कंसर्न बन चुके हैं मोदी गवर्नमेंट में,
क्योंकि लगभग 2 से 3 हम रिवॉल्ट जो है अलग अलग मेजर प्रोटेस्ट वो किसानों के थ्रू देख चुके हैं। ठीक, पहला हुआ था आपका 2019 में, ठीक है, जब उन्होंने पंजाब बॉर्डर को सील कर दिया था, जो पंजाब हरियाणा में हुआ। फिर वापस 2023 में, और अभी भी कई सारे किसान जो है वो जो सिंधु बॉर्डर है उस सिंधु बॉर्डर को घेर के बैठे हुए हैं, और अभी भी आपका सिंधु बॉर्डर दिल्ली में जो एंट्री कर पॉइंट होता है वो खुला नहीं है। सो उस किसान वाले मुद्दे को टारगेट करने का कोशिश किया है, और अब की बार हमारे पास नए एग्रीकल्चर मिनिस्टर है इन द फॉर्म ऑफ शिवराज सिंह चौहान, जिनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट का। सो क्या प्रायोरिटी सेट की गई, क्या मेन 5 चीजों पर फोकस किया गया। तो पहला था दैट वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, या फिर इसको मैं सिंपल कहा जाए तो ऊपर वाले पार्ट पे आ जाते हैं। पहला जो मेन फोकस दिया गया वो दिया गया किस पे, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, comprehensive review of agriculture research setup to being focused on rising productivity, developing climate resilient varieties। अभी जब भी हम एग्रीकल्चर को देखते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो चैलेंज आता है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जिस तरह से चीजें बदल रही है, ड्रॉट हो रहा है, फ्लड हो रहा है, और अलग अलग जो पहले प्रोडक्शन हुआ करता था वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उस कारण से अब की बार जो फोकस आया वो इसी चीज पे दिया गया। और फोकस क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। सेकेंड था आत्मनिर्भरता, हमारा मेन अगला फोकस किस पे है, आत्मनिर्भर बनना। किसमें, ऑयल सीड सच एज मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। अभी भी आप देखते हो आपका जो मेजर प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो होता है पाम ऑयल, और पाम ऑयल का इंपोर्ट कहां से हो रहा है, तो मलेशिया वाला जो एरिया है वहां से आप पाम ऑयल इंपोर्ट करते हो। आप कुरकुरे उठा के देख लीजिए, आप जितनी भी चिप्स आती है वो उठाइए, हर जगह अगर किसी का यूज हो रहा है तो पाम ऑयल का यूज हो रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है, हम आत्मनिर्भर नहीं है इन ऑयल सीड्स में, और हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमें एक सस्ता सॉल्यूशन चाहिए, और हम सस्ता सॉल्यूशन इस वनस्पति ऑयल, पाम ऑयल में क्या करते हैं, ढूंढते हैं। तो उसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो ये एक और मेजर पोर्शन किसके अंदर रखा गया, आपके आत्मनिर्भर वाले पार्ट पे, कि हमारा जो सेकेंड फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, आत्मनिर्भर पे। थर्ड था रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज, 109 न्यू हाई याइल्ड वेराइटी एंड climate resilient varieties of 32 field and horticulture crops will be released for the cultivation of farmers। तो अब की बार 109 नई वेराइटीज को क्या किया जाएगा, जो हाई याइल्ड है, जिनका प्रोडक्शन ज्यादा है, वो इंट्रोड्यूस की जाएगा। फोर्थ फोकस था नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी फॉर सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, किस चीज के अंदर, वो आपका कोऑपरेटिव सेक्टर, सॉरी, इन द वर्ड इन एग्रीकल्चर। और इसके जो मिनिस्टर है हमारे यहाँ, पिछले साल आपको याद हो हमने एक सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत की, और जिसका जो जिम्मेदारी है वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के पास है। सो एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव सेक्टर का कैसे यूज किया जाए, दैट इज द फोर्थ वर्ड। एंड द फिफ्थ अगर बात की जाए तो वो था वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, प्रमोशन ऑफ FPOs, cooperatives and startup for vegetable supply chain, collection and storage of marketing। So these are the primary sector जिसके ऊपर अब की बार हमने प्रायोरिटी रखा है विकसित भारत का जो संकल्प है उसके लिए। कुछ और बात है, जैसे नेशनल फार्मिंग, जिसके लिए हमने 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड इनटू द नेचुरल फार्मिंग, supported by the certification and branding for the next 2 years। 10,000 need based bio input resource center will be established। तो ये क्या है, सरकार का एक प्रायोरिटी है किस चीज को बढ़ाने के लिए, आपका नेचुरल फार्मिंग, जिसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जानते हो, उसको बढ़ाने के लिए। ठीक, जब एक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की बात आती है श्रिम्प की, तो फाइनेंसिंग फॉर श्रिम्प फार्मिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्टिंग विल बी द फैसिलिटेटेड थ्रू दी नाबार्ड। अब नाबार्ड को एक और जिम्मेदारी दी जाएगी, और वो किसके प्रोडक्शन के लिए, आपका श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट के लिए। सो ये कुछ प्रायोरिटी सेक्टर सेट किए गए जब बजट बनाया गया, और वो था किसके लिए, आपका प्रायोरिटीज ऑफ विकसित भारत। इसी में एक और चीज आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका डिजिटल मैकेनिज्म। तो उसके लिए DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कवरेज ऑफ फार्मर इन देयर लैंड्स इन नेक्स्ट 3 ईयर, डिजिटल क्रॉप सर्वे इन 400 डिस्ट्रिक्ट्स, इंश्योरेंस ऑफ जन समृद्धि, यूज्ड बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड, तो सॉरी जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड जो है उनका शुरुआत करना, और ये किसका हिस्सा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्सा है। सो जब हम शुरुआती तौर पर बात किया जाए कि किसके ऊपर, जो पहला आपका थीम था ना, आप लोगों ने 4 थीम बना रखा था, तो उसमें क्या था, तो उस एग्रीकल्चर को किस तरह से डिसाइड किया जाए उसके ऊपर ये पार्ट किया गया। सेकेंड जो आपका थीम डिसाइड की गई थी वो था आपका एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग।
ठीक है, तो सेकंड आपका प्रायोरिटी फॉर विकसित भारत क्या है? पहला था आपका एग्रीकल्चर, सेकंड आपका प्रायोरिटी है दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। इसके लिए सरकार क्या करने वाली है तो समझिए, पीएम्स पैकेज ऑफ 3 स्कीम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, 3 अलग अलग योजनाओं को मिला के क्या बनाया गया, एक इंसेंटिव स्कीम बनाई गई। ठीक, जिसमें स्कीम फर्स्ट, ठीक है, जो फर्स्ट टाइमर के लिए है, जिसमें 1 month wage to new enters to all formal sectors with 3 installments up to 15,000। ठीक है, जिसमें लगभग लगभग 2.10 करोड़ या फिर 210 लाख युवाओं को इसमें क्या किया जाएगा, इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो फर्स्ट टाइमर है। स्कीम्स बी फॉर जॉब क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए सरकार ने इस पे फोकस किया, और इसमें क्या है, सो लिंक टू द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, इंसेंटिव टू द बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर फॉर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन एंड स्पेसिफाइड स्केल फॉर फर्स्ट 4 year। ठीक है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट टू बी 30 लाख यूथ, 30 लाख लोगों को इस स्कीम सेकंड के अंदर क्या किया जाएगा, बेनिफिट किया जाएगा। नाउ द स्कीम दैट इज द स्कीम थर्ड सपोर्टेड टू द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, गवर्नमेंट विल रीइंबर्स EPFO contribution of employers up to 3,000 rupees per month for 2 years for new hiring, expected to generate 50 lakhs job। तो ओवरऑल सरकार क्या है, 2.5 करोड़ लोगों को इसमें क्या करेगी, हेल्प आउट करने वाली है। और इस पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू 50 लाख नए जो इसकी मींस नया जो जॉब क्रिएशन है, उसको क्या कर रही है सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट कर रही है। अब इसी सेगमेंट में अगर बात की जाए तो सरकार इसी स्कीम में और क्या क्या नया इंक्लूड कर रहा है स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट में। तो स्किलिंग प्रोग्राम में 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर अ 5 year पीरियड, अगले 5 साल में 20 लाख लोगों को स्किल अप किया जाएगा। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस विल बी अपग्रेडेड in a hub and spoke arrangement with the outcome orientation, course content and design aligned as per the skill need of the industry। ये कुछ नई चीजें जो स्किल प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस की जाएगी। इसके अलावा ठीक है, फैसिलिटेटिंग द हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स थ्रू द सेटिंग ऑफ अ वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री एंड एस्टैब्लिशमेंट क्रचेस। जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी स्टैब्लिश है, उनके साथ वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हम वुमेन हॉस्टल्स जो है वर्क प्लेस में इंट्रोड्यूस करेंगे। लोन अप टू 7.5 लाख विद गारंटी फ्रॉम गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू 25,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर। ठीक है, 7.5 लाख लोगों को क्या 7.5 लाख रुपए का लोन विदाउट गारंटी या फिर विद द गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इशू किया जाएगा, जिससे 25,000 बच्चे हर साल हेल्प होंगे। Financial support up for the loan up to 10 lakh for higher education in domestic institution, direct e-vouchers to the 1 lakh student every year, annual interest subvention of 3% का अलग से फायदा दिया जाएगा, जो सबवेंशन किया जाएगा। और ये सारा किस चीज के लिए, तो ये प्रायोरिटी सेट की गई आपके लिए विकसित भारत में, जहां स्किलिंग के ऊपर क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। देन अगर नेक्स्ट बात की जाए तो फिर प्रायोरिटी में सेट में आती है बात, और वो आती है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन सोशल जस्टिस की। अभी वर्तमान समय में सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो वो बना हुआ है किसका, वो इसी चीज का कि भैया क्या इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है या ह्यूमन डेवलपमेंट है वो सही रिसोर्स का सही से उपयोग हो पा रहा है। तो उसको करेक्ट करने के लिए वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है वो शुरू किया गया। सो इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, दिस इज अ पार्ट। इसके तहत क्या है, एक पूर्वोदय विकास भी और विरासत भी, इस नाम से क्या चलाया गया, एक नया प्लान जो है वो जोड़ा गया। क्या होगा, प्लान फॉर एंडोमेंट ऑफ रिच स्टेट इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कवरिंग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश फॉर जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू अटेन विकसित भारत। ठीक है, किसका फोकस किया जाएगा, आपकी जो रिच स्टेट्स इन ईस्टर्न पार्ट्स, जो क्या करती है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश को करती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के अटेन के लिए विकसित भारत में काम किया जाएगा। देन अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल नोड 8 गया। एक नया क्या किया जाएगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेट किया जाएगा, जो कहां से शुरू होगा, अमृतसर से लेके कहां तक जाएगा, कोलकाता तक, जिसका नोड जो है वो कहां पे सेट किया जाएगा, गया में। ये कोइंसिडेंट नहीं है, बिहार के दम पर ही सरकार चल रही है, तो बिहार को कुछ तो अधिक मिलना है, और वो अधिक हमको कहां दिख जाएगा, वो अधिक ये जो बजट आ रहा है, इस बजट में हमको देखने को मिल सकता है। तो एक नया कॉरिडोर की बात की।
इसी चीज को बढ़ाने के लिए अलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम बेनिफिटिंग वुमेन्स एंड गर्ल्स, वुमेन महिलाओं और जो बच्चियां हैं उनको बढ़ाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपीस का अलग से स्कीम लॉन्च किया। इसके अलावा एक और स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया किसके लिए, किसानों के लिए, जिसका नाम रखा है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना। ठीक, इस योजना में इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज कवरिंग 63,000 विलेजेस बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। तो ये यहाँ से आपके 2 मार्कर्स क्वेश्चन जो वो भी बन सकते हैं, आपके 3 मार्कर्स जो 5 मार्कर्स हैं वहां भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। ठीक, मोर देन 100 branches of India Post Payment Bank will be set up in the North Eastern region। अगर आप इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके बारे में चर्चा करें तो वहाँ बैंकिंग सेक्टर जितना अच्छा डेवलप होना चाहिए उतना अच्छा डेवलप नहीं है। उसके पीछे अगर मेन रीजन माना जाए तो वो ये है क्योंकि हिली रीजन है, प्रॉफिट कम है, तो जो कमर्शियल बैंक है वो वहाँ काम नहीं करना चाहते क्योंकि उनका मेन एम प्रॉफिट मेकिंग होता है। तो उसके लिए उस नॉर्थ ईस्ट में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए 100 ब्रांचेस किसकी स्टेब्लिश की जाएगी, इंडिया पोस्ट बैंक की, जिससे किसको हेल्प मिलेगा, तो इससे एक बड़ा हेल्प मिलने वाला है आपके नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। अब इसी चीज में अगर एड ऑन किया जाए समराइज में तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक अलग से प्रोविजन किया गया है। तो डोंट बी शॉक्ड इफ you find Bihar and Andhra Pradesh at maximum level in the budget, क्योंकि क्या है इन दोनों राज्यों के ऊपर ही क्या है ये पूरी सरकार है वो टिकी हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार है और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू है। जब से नई सरकार आई है चंद्रबाबू नायडू की, अगर आप लोगों को याद हो तो आंध्र प्रदेश का जब फॉर्मेशन हुआ था उस समय चंद्रबाबू नायडू की ही सरकार थी। तब उन्होंने अमरावती जो है उसको एक कैपिटल बनाने की बात की थी, पर वो क्या हुआ, बाद में सरकार गिरने से पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब अलग से आंध्र प्रदेश को क्या दिया जाने लगा है, एक फंड का सपोर्ट जो है वो मिला है। सो फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द 15,000 करोड़ विल बी अरेंज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ऐसे तो आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों क्या कर रहे हैं, स्पेशल विशेष राज्य स्पेशल स्टेटस या विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, पर वो संभव नहीं है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस विशेष राज्य के दर्जे के लिए लागू होते हैं उनके आधार पर, तो वो नहीं मिलने के आधार पर आपको नई तरह से हेल्प किया जा रहा है और 15,000 करोड़ की व्यवस्था अलग से की गई, आंध्र प्रदेश को दी जा रहा है। कंप्लीशन ऑफ पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। जो पोलावरम एक कहते हैं एक हाई रिच या एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीशन की बात इसमें की गई है। देन एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर, पावर, रेलवे, रोड्स इन कोडापट्टी नोड ऑफ द विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड ओरेकल नोड ऑफ हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इन दोनों के डेवलपमेंट पे भी क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ प्रायोरिटी इन दी particular context and the budget या the interim budget of the government of India और मोदी 3.0। इसके अलावा जो प्रायोरिटीज की ही चर्चा की जाए तो फोकस किया गया मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पे, क्योंकि वर्तमान समय में जीडीपी में सबसे बड़ा अगर रोल किसी सेक्टर का है सो दैट इज ऑफ सर्विसेज, एंड सेकेंड नंबर पे जो ग्रोइंग सेक्टर है वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग। तो उसके ऊपर भी जो सरकार का फोकस है वो भी काफी अधिक रहा है। फिर पहले क्या है तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक नई स्कीम शुरू की गई है। देन न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर एमएसएमईज क्रेडिट, एक अलग से मॉडल बनाया जाएगा। मुद्रा लोन का जो लिमिट है जो पहले 10 लाख रुपए हुआ करता था तरुण कैटेगरी में, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 20 लाख कर दिया गया है। इन्हांसमेंट स्कोप फॉर द मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग ऑफ ट्रेड्स, जो अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है। MSME units for the food eradication and quality safety testing, ये एक पार्ट है। और क्रेडिट सपोर्ट फॉर द MSME ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड, तो ये स्ट्रेस पीरियड, तो ये एक अलग एडिशनल सपोर्ट किसको दिया गया है, आपके MSME सेक्टर जो है उसको दिया गया है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है वो जो है वो थोड़ा अच्छा हो पाए। क्योंकि क्या है, वास्तविकता में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जितना भी आपका ड्रीम है, अगर वो कहीं से सक्सेसफुल होना है तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो यही चीज क्या करेगी, लेकर आएगी। देन इसके अलावा और फोकस किस पे किया है तो 12th इंडस्ट्रियल पार्क अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। 12 अलग से इंडस्ट्रियल प्लान बनाए जाएंगे किसके प्रोग्राम के द्वारा, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत।
rental housing and with dormitory type accommodation for industrial workers in PPP model with VGF support, ठीक है। तो आपका परचेज जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है उसके तहत अकोमोडेशन का डेवलपमेंट किया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन, और इसके अलावा फोकस किया जाएगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल टू द स्पीड अप इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड एडिशनल ट्रिब्यूनल टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो द फोकस इज व्हाट फॉर एमएसएमई। इसके अलावा एक इंटर्नशिप जो अपॉर्चुनिटी है वो शुरू करके आए हैं, किसमें, आपके इस बजट के थ्रू, जिसमें लगभग 500 टॉप कंपनीज में 1 करोड़ यूथ को इन नेक्स्ट 5 ईयर क्या किया जाएगा, इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, और उस समय उनको 5,000 रुपीज पर मंथ क्या जाएगा, स्टाइफंड दिया जाएगा विद असिस्टेंस ऑफ वन टाइम असिस्टेंट ऑफ 6,000 रुपीज अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। तो अभी ये जो स्कीम है, अगर इसको आप कहीं निकालना चाहते हो तो जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उस कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीज दे रखी थी, जहां से इसको कॉपी एंड कट पेस्ट किया गया है। बट ऑल्दो ये बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 1 करोड़ लोगों को अगर इसमें इंडल्ज किया गया तो पहले तो 5,000 का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। सेकेंड, इंटर्नशिप के दौरान जो लोग कैलिबर कैंडिडेट हैं वो एक नया रूट उनको मिल जाएगा किसी भी कंपनी के अंदर जॉब को फाइंड आउट करने के लिए। सो दैट इज वन ऑफ द ग्रेट मूव फॉर द यूथ एंड टू रिड्रेस द कंसर्न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा जो प्रायोरिटीज ऑफ विकसित भारत में जो अगला पार्ट आता है जहां फोकस किया गया, एंड दैट इज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, जो शहरी विकास है उस पर हमारा फोकस किया गया। तो सबसे शहरी विकास में कहां कहां चीजों पर फोकस है, तो उसमें पहला आता है स्टाम्प ड्यूटी। सो टू एनकरेज स्टेट टू लोअर स्टाम्प ड्यूटीज फॉर प्रॉपर्टीज टू परचेज बाय वुमन, तो जो महिलाओं द्वारा परचेज है उन पर स्टाम्प ड्यूटी को रिड्रेस करने के लिए सरकार क्या करेगी, मींस स्टेट्स को, क्योंकि ये स्टेट का टॉपिक है तो उनको प्रमोट करेगी। नेक्स्ट, स्ट्रीट मार्केट, envisioning the scheme to develop 100 weekly हाट्स और स्ट्रीट फूड हब्स इन सिलेक्टेड सिटीज। हर सिटीज में चौपाटी, जिसे हम जनरल भाषा में कहते हैं, तो 100 वीकली हार्ट का जो डेवलपमेंट है, चौपाटीज का डेवलपमेंट सिलेक्टेड सिटीज में किया जाएगा। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए प्लान्स फॉर 14 लार्ज सिटीज विद द पॉपुलेशन ऑफ अबव 30 लाख, 30 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले जो 14 शहर हैं उनमें ट्रांजिट डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। एंड द लास्ट फोकस जो है वाटर मैनेजमेंट, टू प्रमोट वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एंड सर्विस फॉर द 100 लार्ज सिटी थ्रू द बैंकेबल प्रोजेक्ट्स। एक अलग से प्रोजेक्ट लाके वाटर मैनेजमेंट पे फोकस जो है वो डाला जाएगा। सो दे आर द 4 प्रायोरिटीज अंडर द अर्बन डेवलपमेंट। अब इसी अर्बन डेवलपमेंट के बारे में ही चर्चा की जाए तो कुछ हाउसिंग नीड्स है उसको एक्म्प्लिश करने के लिए सरकार जो फोकस रहा है वो रहा है पीएम आवास योजना अर्बन 2.0। इसमें 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिली के लिए, ठीक है, क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़ रुपीस के साथ में नए घर जो हैं वो बनाए जाएंगे। enabling policies and regulation for the efficient and transparent rental housing market with enhanced availability will be also put in the place। ये जो भी आवश्यकता है रेंटल डेवलपमेंट के लिए उस पे भी सरकार का जो है वो फोकस रहेगा इन एंड ऑफ द प्रायोरिटी फॉर विकसित भारत। हाउसिंग के बाद या अर्बन डेवलपमेंट के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है सरकार की वो है एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। एनर्जी या पावर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट और नेशन, जिनमें टोटल 4 डायमेंशंस को क्या किया गया, फाइंड आउट किया गया, उनके ऊपर वर्क किया गया। पहला है इनिशिएटिव विद द प्राइवेट सेक्टर इन न्यूक्लियर एनर्जी, सेटिंग अप अ भारत स्मॉल रिएक्टर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। पहला जो मेजर इंपैक्ट आपने दिया वो दिया जो भारत स्मॉल रिएक्टर हमारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। देन फोकस वाज मेड ऑन दी एनर्जी ऑडिट, financial supporting shifting to the micro and small industry for cleaner form of energy, facilitate investment grade energy up to audit 60 clusters, next phase expand to the 100 cluster। पहले 60 और बाद में 100 clusters तक इसको एनर्जी ऑडिट को क्या किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। अगेन फोकस वाज देयर pumped storage policy
for electricity storage and facilitation of smooth integration of growing share of renewable energy, इस पे हमारा फोकस होगा। इसके अलावा एक AUSC थर्मल पावर प्लांट जो है वो डेवलप होगा, ये जॉइंट वेंचर होने वाला है NTPC और BHEL का, और सेटअप ऑफ द फुल स्केल ऑफ 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट। ठीक है, 800 मेगावाट का कमर्शियल प्लांट के रूप में AUSC जो है उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इफ यू आर देयर विद अस तो आप कमेंट कीजिए कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका वास्तविक AUC का जो एब्रिविएशन है इसका फुल मीनिंग जो है वो क्या होगा। इसके अलावा एक नई स्कीम जो सरकार की है जिसका नाम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी सेटअप किया जाएगा अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ, और 1.2 लाख 8 करोड़ रजिस्ट्रेशन एंड 14 लाख एप्लीकेशंस जो हैं वो अभी तक मिल चुकी है इस PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो बोरो की गई है कहां से, जो आपका फरवरी में सरकार ने इंटरिम बजट लेके आई थी उस इंटरिम बजट से। अगला अगर प्रायोरिटीज के बारे में बात करें विकसित भारत की, तो अगला जो प्रायोरिटी में रखा गया वो रखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ठीक है फोकस रखा प्रोविजन ऑफ 11,11,111 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत की GDP का कुल 3.4% हिस्सा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। So 1.5 lakh crore to the state as long-term interest-free loan to support resource allocation। इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ किस में दिया जाएगा, स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में क्या है सपोर्ट किया जाएगा, जिससे स्टेट के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो पाए। और फेज 4 ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विल बी लॉन्च to provide a weather connectivity to 25,000 rural habitat। तो ये आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी उसका जो चौथा फेज है वो शुरू किया जाएगा, वो 25,000 गांव को फिर से आपका ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो, या फिर वहां पर पक्की सड़कें जो है वो अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके अलावा इसी पार्ट में एक और फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इरिगेशन और फूड मिटिगेशन को भी फोकस किया गया, और फाइनेंशियल सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 11,500 करोड़ सच एज कोशी मेची इंट्रास्टेट लिंक एंड 20 अदर ऑनगोइंग न्यू स्कीम्स। असिस्टेंट फॉर फ्लड मैनेजमेंट इन रिलेटेड प्रोजेक्ट इन आसाम, सिक्किम एंड उत्तराखंड, असिस्टेंट टू द रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो इसके लिए एक अलग से फंड जो है वो सेटअप किया गया आपके इंफ्रास्ट्रक्चर या विकसित भारत का जो संकल्प है उसके अंदर। इसी विकसित भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की जाए तो फोकस जो है वो टूरिज्म के ऊपर भी दिया गया, और होल्ड अ सेकंड गाइस, फोकस जो है वो टूरिज्म सेक्टर पे दिया गया, और उसके लिए डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपथ टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर मॉडल डेट काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। जिस तरह से काशी टेम्पल में डेवलप हुआ है, इसी तरह से विष्णुपद टेम्पल और महाबोधि जो आपका बुद्धिज्म का, दोनों बिहार में क्या किया जाएगा उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। देन कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर राजगीर जो बड़ा फेमस है, अगर आपको याद हो तो यहीं से आपका बुद्धिज्म की शुरुआत है के रूप में माना जाता है, जो हिंदू बुद्ध जैन सब में सिग्निफिकेंट रखता है, उसको डेवलपमेंट पे दिया जाएगा। फिर नालंदा अभी न्यूज में है, तो नालंदा क्या है, नालंदा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वहां अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अभी वहां यूनिवर्सिटी का नया जो सेटअप है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो अगला जो फोकस किया गया वो किस पे किया गया, नालंदा के डेवलपमेंट के लिए, और असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा सिनिक ब्यूटी टेम्पल्स मॉन्यूमेंट्स क्राफ्टमैनशिप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल लैंडस्केप्स एंड परसिस्टेंस मेकिंग एन अल्टीमेट टूरिज्म डेस्टिनेशन। आपको याद हो तो अभी असेंबली इलेक्शन में उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो उनको एक गिफ्ट जो है वो जगन्नाथ की तरफ में जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पण किया गया है भारत सरकार जो है, भारत सरकार के द्वारा। अगला जो फोकस है वो फोकस किया गया, ठीक है, मींस अंडर द विकसित भारत प्रायोरिटीज में, और वो था इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अब अगर इसी चीज के बारे में चर्चा की जाए तो मेन जो फोकस है वो आपका दिया गया, ठीक है, सॉरी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द आयुष अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड टू बेसिस ऑफ रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर कमर्शियल स्केल फाइनेंसिंग पूल ऑफ 1 लाख करोड़, और स्पेस इकोनॉमी के लिए कितना 1,000 करोड़, मींस डोमेस्टिक जो स्पेस इकोनॉमी है उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का जो सम है वो रखा गया किसके अंदर, आपका जो विकसित भारत का संकल्प है उस विकसित भारत के संकल्प के अंदर।
नेक्स्ट जो फोकस है वो है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के तहत आपका ध्यान दिया गया। सो अगला जो प्रायोरिटी रखी गई वो थी आपका नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में। और इन नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में जो टारगेट है वो रखा गया रूरल एंड अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस, जो भी जमीन संबंधित चीजें उन पे फोकस करना। प्रायोरिटी क्या है? तो प्रायोरिटी है लैंड रिकॉर्ड इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटलाइज्ड विद जीआईएस मैपिंग, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर और भू आधार फॉर ऑल लैंड, हर किसी का एक नंबर हो जाएगा। मतलब ये जो सर फटते हैं जमीन के नाम पे शायद वो अब नहीं होंगे। डिजिटलाइजेशन ऑफ कैडास्ट्रल मैप, जो पुराने जितने भी मैप है उनका डिजिटलाइजेशन करना। सर्वे ऑफ मैप सब डिवीजन एज पर द करंट ऑनरशिप, ठीक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री और लिंकेज टू द फार्मर्स रजिस्ट्रीज, उन सबको एक कंप्लीट करके एक ऐसा सिस्टम बना देना कि जो कंसर्न्स लैंड इशू को लेकर आते हैं उनको पूर्ण रूप से खत्म किया जा सके। आगे देखिए तो रिबूस्ट करने के लिए सरकार ने एक टैक्स प्रपोजल है उसमें काफी चेंज किया है। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस, यू कैन गो मैन। सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस पे अगर चर्चा की जाए तो आपका जो टैक्स रिव्यूड इनकम टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें चेंज किया गया है। एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंज दे डिड, तो उन्होंने बेसिक सा किया है कि आपका जो इनकम टैक्स एक्ट था 1991 का उसको रिव्यू किया, सिंप्लीफिकेशन करवाया है आपका चैरिटी एंड टीडीएस के अंदर, लिटिगेशन एंड एप्लीकेशन को ध्यान में रखा है और जो टैक्स बेस है उसको डीपन करने का काम किया। और वो कैसे किया गया है, तो बेसिक सा कुछ टारगेट जो है इन्होंने अंदर रखा। सो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द रेट स्ट्रक्चर फॉर द ईज ऑफ ट्रेड, रिमूवल ऑफ ड्यूटी इन्वर्जन्स एंड रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट। ये क्या है, ये प्राइमरी फोकस आपको दिख जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंटरिम बजट है उसमें। अब इसी में कुछ चीजें चेंज की, जैसे क्या क्या चेंज किया गया है, तो पहला चेंज किया गया है अफोर्डेबल मेडिसिन को ध्यान में रखते हुए जो कैंसर मेडिसिन पे जो आपके 3 अलग अलग तरह के ड्रग्स थे उनको पूर्ण रूप से कस्टम ड्यूटी पे हटा दिए, जो वन ऑफ द मोस्ट वेलकमिंग मूव जो है वो आप मान सकते हो। मोबाइल इंडस्ट्री में 15% आपका जो टैक्स है वो कम किया है। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए गोल्ड और सिल्वर जो प्लेटिनियम, गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनियम पर 6 और 6.4% का जो ड्यूटी है वो कम किया है। मतलब सरकार अब जो इंस्टाग्राम ट्रेंड आपका चल रहा है उसको सपोर्ट करने वाली है। कॉम्पिटेटिवनेस मरीन एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए श्रिम्प और फिश फीड पे 5% जो है वो घटाया है। एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए एग्जम्पशन ऑफ द कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल्स वो किया है। और बूस्ट स्ट्रेटेजिक सेक्टर 25 क्रिटिकल मिनरल्स को कस्टम ड्यूटी से पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया है, हटाया गया है। सो एक वेलकमिंग मूव है सरकार के, भारत सरकार के द्वारा। ये इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर है। और अगर डायरेक्ट टैक्सेशन में देखा जाए तो वहां भी सरकार ने चेंज किया है। ऑल्दो डायरेक्ट टैक्सेशन में बहुत ज्यादा जो बदलाव है वो नहीं होता, बट स्टिल सरकार ने कोशिश की है। जैसे तो पहला आपका रैशनलाइजेशन ऑफ रैपिड कैपिटल गेन, कैपिटल गेन से पैसा निकालने के लिए उन्होंने क्या किया है, आपका जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स है उसको 20% टैक्स रेट पे फिक्स किया है। और जो लॉन्ग टर्म गेन था जो पहले 10% हुआ करता था उससे बढ़ा के उसे 12.5% कर दिया है। और जो आपका एग्जम्पशन कैपिटल गेन की जो लिमिट थी फाइनेंशियल एसेट्स पे वो 1.25 लाख रुपए क्या है पर एनम कर दिए। मींस जो टैक्स पहले 10% था उसको बढ़ा के यहाँ पे क्या कर दिया गया है 12.5%। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट को, जो इन्वेस्टमेंट पे आपका एंजल टैक्स लगता था उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है, जो काफी इंपॉर्टेंट या वेलकमिंग मूव है। इसके अलावा जो सिंपलर टैक्स रिजीम में डोमेस्टिक क्रूज है उनको आपके एक सिंपल किया है। फिर आपका सेफ हार्बर रेट्स वो शुरू किए। और कॉर्पोरेट टैक्स जो फॉरेन कंपनी के लिए पहले 40% था उसको घटा के 35% कर दिया है। द मूव इज टू इंप्रूव या एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आएगा उतना आपको क्या होगा आने वाले टाइम पीरियड पे हेल्प मिलने वाला है। इसके अलावा आगे अगर देखा जाए तो एक नई टैक्स रिजीम आपकी लेकर आए हैं जिसमें लगभग 17,500 रुपए की सेविंग जो है वो शायद पॉसिबल है, जिसमें 0 to 3 लाख कोई टैक्स नहीं है, 3 to 7 लाख 5%, जो पहले 6 लाख तक था 1 लाख का क्राइटेरिया यहाँ बढ़ाया गया है। फिर वहीं आप 1 लाख आप 10% में 7 से 10 लाख में, 10 से 12 में 15% टैक्स है और 12 से 15 लाख तक 20% और उससे ज्यादा के लिए 30% जो टैक्सेशन का रेट है वो फिक्स किया है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड लोगों के लिए पहले 50,000 था अब उस बढ़ा के 75,000 कर दिया है, जिससे ओवरऑल फायदा कितना होगा 17,500 रुपए का।
तो ये बेसिक सा चेंज जो है वो भारत सरकार ने इंटरिम बजट के तहत, ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स सॉरी डायरेक्ट टैक्सेशन है उसके तहत किया है। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि बजट में पैसा कहां से आया कहां गया। तो अगर देखा जाए तो 27% पैसा जो भारत के पास है वो लोन के रूप में आएगा, कर्जे के रूप में भारत से आएगा। इसके अलावा 19% जो है वो इनकम टैक्स से, 18% जो है वो जीएसटी से, 17% आपका कॉर्पोरेशन टैक्स से, 9% नॉक टैक्स रिसिप्ट से, 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, इसके अलावा आपका कस्टम से 4% और 1% नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट जो है वहां से आएगा। ये तो रुपया आएगा, जाएगा कहां उसमें अगर देखा जाए तो 19 पैसा जो है आपका इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा, जो लोन आपने लिए थे उसमें। 21 पैसा जो स्टेट है वो ले जाएगी टैक्स से अपना शेयर। इसके अलावा 16 पैसा जो है वो सेंट्रल स्कीम जो है उनके तहत चला जाएगा। 6 पैसा सब्सिडी में, 8 पैसा डिफेंस में, 9 पैसा फाइनेंस कमीशन के तहत जो सरकार को स्टेट्स को देना उसमें जाएगा, 8 पैसा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, 9 पैसा बाकी खर्चे हो जाएंगे, 4 पैसा आपका पेंशन जो है वहां चला जाएगा। तो इस तरह से रुपया आएगा और इस तरह से आपका जो रुपया है वो कहीं चला जाएगा, कहीं मीन्स खर्चे में चला जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर सेक्टर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर रुपीज में देखा जाए तो 4.5 लाख करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर डिफेंस में है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में 1.5 लाख करोड़, होम अफेयर्स में 1.5 लाख करोड़, एजुकेशन में 1.25 लाख करोड़, आईटी एंड टेलीकॉम पे 1,16,000 करोड़, हेल्थ में 90,000 करोड़, एनर्जी में 68,000 करोड़, सोशल वेलफेयर में 56,000 करोड़ का अमाउंट जो है वो सेट है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 47,000 करोड़ जो है कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है उसमें डाला गया। अगर कहा जाए स्कीम्स में कहां पैसा गया है तो पहला जो है वो आपका जो मनरेगा का टारगेट है वो बढ़ा दिया गया है। तो मोदी सरकार जो कहा जाता था कि कांग्रेस की नाकामी का एक जीता जागता सबूत मनरेगा है, वो मोदी साल की पिछले 10 साल की नाकामी का जो सबूत है वो बनता जा रहा है। और उस अलॉटमेंट को 60,000 करोड़ से 86,000 करोड़ किया गया है। आरएनडी प्रोजेक्ट्स पे जो 840 करोड़ का अलॉटमेंट था उसको बढ़ा के 1200 करोड़ किया गया है। न्यूक्लियर पावर जिसपे 442 करोड़ था उसको बढ़ा के 2228 करोड़ कर दिया है, जो बड़ा पार्ट है। फार्मास्यूटिकल में 1200 करोड़ से अलॉटमेंट 2143 करोड़ पहुंचा है। आपका जो सेमीकंडक्टर जो बड़ा कंसर्न बना था बीच में हम लोगों के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट जो पहले 3000 करोड़ का था, नया अलॉटमेंट 6900 करोड़ के आसपास पहुंचा है। सोलर पावर जो 4,970 करोड़ रुपए था उस पर अभी हमने 10,000 करोड़ का जो अलॉटमेंट है वो रेट रखा है, जो अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और शायद भारत का जो इंटरनेशनल सोलर मूव है उसके लिए है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी में पहले 180 करोड़ रुपए थे उसको बढ़ा के 1500 करोड़ किए गए हैं। और जो आपका लाइन ऑफ क्रेडिट अंडर आईडीए स्कीम जो पहले 1300 करोड़ था उसको बढ़ा के 3,849 करोड़ जो है वो अमाउंट कर दिया गया है। सो दिस इज अ बिग चेंज इन द इंडियाज पार्ट। कहा जाए पैसा आएगा कहां से, तो रेवेन्यू रिसीट से आपका टोटल जो एस्टिमेट है, बजट एस्टिमेट, वो है कि 31.3 लाख करोड़ रुपीस यहां से आएगा। और वैसे ही आपका कैपिटल 16.9 जो रिसीट होगा वो 16.9 लाख करोड़ रुपीस से वहां तक जाएगा। एक्सपेंडिचर के बारे में बात की जाए तो 37.1 लाख करोड़ जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बाकी 15 लाख करोड़ के आसपास इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो होने वाला है इस पर्टिकुलर इंटरिम बजट का जो सेशन है, इस इंटरिम बजट के सेशन में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज पर्टिकुलर बजट एनालिसिस सेशन। इस ये जो पीडीएफ अगर ये आप चाहते हो तो जो कल्पाक्ष का टेलीग्राम है वहां आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके लिए आप टेलीग्राम पे जाके सीधा कल्पाक्ष जो है वो शेयर कीजिए या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वहां से इसे ले सकते हैं। इसके अलावा कल्पाक्ष एक 300 हार्ट्स का एक चैलेंज चला रहा है जो सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए, जिनमें हम लगातार 100 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इससे जुड़ने के लिए भी आप टेलीग्राम पे लिंक दे रखा है, वहां से जुड़ सकते हैं। Thank you very much. Stay tuned with Kalpaksh.